अगर प्राचीन भारत के इतिहास को समझना हो तो कहाँ से शुरू करें? तो चलिए सीधे चलते हैं सबसे पुराने साहित्यिक सोर्स यानी वेदों के पास और देखते हैं कि ये हमें क्या बताते हैं। सोचिए, हजारों साल पुराने इतिहास को जानना एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने जैसा है। तो सवाल ये है कि इतिहासकार इसके बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ते कैसे हैं? उनके पास कुछ खास सुराग होते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस फ्रेमवर्क को ही समझ लेते हैं जिसे इतिहासकार इस्तेमाल करते हैं। भारतीय इतिहास की इस विशाल कहानी को समझने में आसानी हो, इसके लिए इसे 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। ये 3 हिस्से हैं प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ये बंटवारा बस एक तरीका है ताकि हजारों सालों के इतिहास को हम एक एक करके आराम से समझ सकें। आज हम फोकस करेंगे सिर्फ प्राचीन काल पर। अब सोचिए, उस समय का कोई वीडियो फुटेज तो है नहीं, तो फिर इतिहासकार उस दौर की कहानी लिखने के लिए कुछ खास तरह के सबूतों पर ही निर्भर रहते हैं। इतिहासकारों के टूलकिट में असल में 3 मुख्य चीजें होती हैं। 1 साहित्यिक ग्रंथ, 2 उस समय आए विदेशी यात्रियों के लिखे हुए अकाउंट्स और 3 जमीन की खुदाई से मिले पुरातात्विक सबूत। इस पूरी बातचीत में हम सबसे अहम साहित्यिक ग्रंथों पर ही फोकस करेंगे। और जब बात साहित्यिक सबूतों की आती है तो सबसे ऊपर बिना किसी शक के नाम आता है वेदों का। इन्हें भारत का सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ माना जाता है और ये हमें उस समय में झांकने का एक सीधा रास्ता देते हैं। इन वेदों में भी एक है जो सबसे पहला और सबसे अहम है, और वो है ऋग्वेद। तो आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? चलिए पता लगाते हैं। तो ये ऋग्वेद है क्या चीज? अगर आसान भाषा में कहें तो ये प्राचीन भजनों यानी हिम्स का एक कलेक्शन है। लेकिन ये सिर्फ कोई पूजा पाठ की किताब नहीं है, ये उस दौर की राजनीति और समाज का आईना भी है। अब जरा इसके स्केल का अंदाजा लगाइए। पूरे ऋग्वेद को 10 हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें कहते हैं मंडल। इन 10 मंडलों के अंदर हैं कुल 1028 भजन यानी सूक्त, और इन सूक्तों में है कुल 10,462 छंद यानी ऋचाएं। सोच सकते हैं कितना विशाल और गहरा होगा ये ज्ञान का सागर। गायत्री मंत्र का नाम तो सुना ही होगा। ये ऋग्वेद के सबसे जाने पहचाने हिस्सों में से एक है, जो आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का एक अहम हिस्सा है। जो जानकारी मिलती है उसके मुताबिक इसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है और ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। और यहीं से एक बहुत ही जरूरी बात सामने आती है। ऋग्वेद सिर्फ भक्ति के बारे में नहीं है, ये समाज के ढांचे के बारे में भी बताता है। इसके 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें पहली बार 4 वर्णों वाले समाज यानी चातुर्वर्ण्य समाज का जिक्र मिलता है। पर कहानी सिर्फ ऋग्वेद तक ही नहीं है, वो तो बस शुरुआत थी। चलिए अब बाकी वेदों पर भी एक नजर डालते हैं, जिनका मकसद और अंदाज बिल्कुल अलग है। तो अगला नंबर आता है यजुर्वेद का। इसको एक तरह से यज्ञ और अनुष्ठानों की एक रूल बुक समझ सकते हैं। इसमें मंत्र तो हैं ही, साथ में उन्हें करने की पूरी विधि भी बताई गई है। और इसकी एक बहुत ही यूनिक बात पता है क्या है? ये इकलौता ऐसा वेद है जिसे गद्य और पद्य यानी प्रोज और वर्स दोनों में लिखा गया है। फिर आता है सामवेद, और जैसा कि नाम से ही साफ है, साम का मतलब ही होता है गान। तो ये वो वेद है जिसके भजनों को खास तौर पर गाने के लिए ही बनाया गया है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। ठीक है, गाने के लिए भजन हैं, पर इसकी इतनी क्या अहमियत हो सकती है? इसका जवाब हमारी संस्कृति की बिल्कुल जड़ों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि बात यह है कि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। जरा सोचिए इस बात को। संगीत की इतनी विशाल और समृद्ध परंपरा की शुरुआत इस एक ग्रंथ से हुई। और यही चीज हमें बताती है कि ये वेद सिर्फ पुराने धार्मिक दस्तावेज नहीं है, ये तो हमारी कला और संस्कृति के कल्चरल डीएनए की तरह हैं, जो हजारों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। तो आखिर में बस यही सवाल मन में रह जाता है कि अगर एक प्राचीन ग्रंथ पूरे सब कॉन्टिनेंट की संगीत परंपरा की नींव बन सकता है, तो इन ग्रंथों के पन्नों में न जाने और कितने ही ऐसे बुनियादी विचार छिपे होंगे जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।